हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 में इतिहास का पाठ 3 पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईस्वी पूर्व का। तो इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और महाभारत काल से संबंधित है। तो इसमें बताया गया है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। उन्नीस सौ 19 ईस्वी में संस्कृत विद्वान हुए हैं, जो कि महाभारत के विषय में उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, बहुत कुछ एकत्र किया है। तो उनका नाम था वी.एस. सुकथांकर। इनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम के द्वारा महाभारत काल का जो समय था, इस समय का समालोचनात्मक और इसका संस्करण पुनः किया गया है। इनकी जो टीम थी, इस टीम में कई विद्वान थे और इन विद्वानों के द्वारा महाभारत काल के जो पांडुलिपियाँ थी, किताबें थीं, उनका समालोचन किया गया, उनका नया संस्करण किया गया और उस संस्करण को तैयार करने की जो प्रमुख व्यक्ति थे वी.एस. सुकथांकर, और इनके नेतृत्व में ये कार्य किया गया और इनके साथ और अन्य कई विद्वान थे। उन्होंने क्या किया कि देश में अलग अलग भागों में लिखी अनेक महाभारत से संबंधित पांडुलिपियाँ सबको एकत्र किया और उनको पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, इस प्रकार के श्लोकों का अध्ययन किया, उनका चयन किया, जो लगभग सभी पांडुलिपियों में सम्मिलित थे। ऐसे श्लोक जो कि संस्कृत भाषा में थे, इस प्रकार के सभी श्लोकों को उन्होंने पढ़ा, समझा और उनका चयन किया, जो सभी पांडुलिपियों में वो श्लोक समान रूप से मिले। और इस पांडुलिपियों को पढ़ करके उन श्लोकों को चयन करने में लगभग इनको 47 साल लग गए थे। इनको 47 साल इस कार्य को करने में लग गए थे और इनके द्वारा जो कार्य किया गया वो 13,000 पेजों में ये ग्रंथ जो फैले हुए थे, उन 13,000 पृष्ठों में इस नए ग्रंथ की रचना की, जिसके अनेक खंड थे, जिसके अनेक खंडों में विभाजित किया गया और उनका फिर प्रकाशन किया गया। तो ये कार्य वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में किया गया। अपना पुराना समय और महाभारत काल का समय 1919 ईस्वी में, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, हम गुलाम थे, उस समय की बात है। तब ये कार्य इन्होंने किया था और 47 साल इनको इस कार्य में लगे थे। 13,000 पृष्ठों में एक नया ग्रंथ तैयार किया था महाभारत का, और जो कि कई खंड में विभाजित था, क्योंकि 13,000 पृष्ठ एक किताब में नहीं सम्मिलित हो सकते, उनको अलग अलग खंडों में विभाजित कर कर उनका प्रकाशन किया गया था। अब आते हैं बंधुत्वता एवं विवाह। बंधुत्वता और विवाह दोनों शब्द अलग अलग हैं। परिवार, एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधन आपस में बांटकर जब प्रयोग करते हैं तो वो बंधुत्व
बंधुत्वता कहलाती है, तो वो बंधुत्वता कहलाता है। सभी कार्य, चाहे वो भोजन का हो, चाहे अपने अनेक कार्य हों और दूसरे कार्य हों, सबको आपस में मिल बांट करके आपस से एक दूसरे के सहयोग से जो हम कार्य पूर्ण करते हैं उसको बंधुत्वता कहते हैं। और बंधुत्वता, एक परिवार के लोग एक दूसरे की सहायता लेकर के उन कार्यों को पूर्ण करते हैं, वह कार्य बंधुत्वता से कहलाता है। और सभी एक साथ एक दूसरे के सहयोग में परस्पर खड़े रहते थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई समस्या किसी को नहीं होती थी, सब एक साथ खड़े रहते थे एक दूसरे की सहायता करने के लिए। और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे उस समय, पूजा पाठ भी होते थे। वो सारे पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान सभी संयुक्त रूप से मिल करके करते थे, सभी एक दूसरे के सहयोग करते थे और उन अनुष्ठानों में सभी शामिल होते थे। परिवार, रिश्ते, रक्त संबंध का भी प्रचलन था, यानी एक परिवार के व्यक्ति एक रक्त संबंधी कहलाते थे। सभी के रिश्ते नाते समान होते थे, सब एक ही परिवार के लोग कहलाते थे जो रक्त से संबंधित होते थे, एक ही रक्त से संबंधित व्यक्ति होते थे। कुछ परिवारों में चचेरे भाई बहन भी होते थे, लेकिन वो उनको भी रक्त से संबंधित माना जाता था, एक ही खून के, सभी एक खून के भाई बहन माने जाते थे। तो कुछ परिवारों में जिनमें भाई बहन होते थे, चचेरे भाई बहन होते थे, उनको भी रक्त संबंधी भाई बहन माना जाता था, एक ही परिवार के व्यक्ति माने जाते थे। और परिवार का मुखिया पिता होता था, अर्थात पिता के कहने पर ही सारे संपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते थे। और अच्छा और बुरा जो भी कार्य होता था सब पिता के सहयोग से, पिता की आज्ञा से ही किए जाते थे। अर्थात मिलाकर के कह सकते हैं कि जो पितृसत्तात्मक प्रथा थी इस समय, पितृ परिवार व्यवस्था का आदर्श था, वंशानुगत था। और पितृसत्तात्मक यानी पिता के बाद उनका पुत्र, और उनके पुत्र के बाद भी उनका पुत्र, और फिर उनके पुत्र के बाद भी उनका पुत्र, यानी बड़ा पुत्र जो होता था वो ही वंश का प्रमुख व्यक्ति बनता चला जाता था, यानी सत्ता उन्हीं के पास आती थी। पितृ वंशित व्यवस्था थी। यदि किसी परिवार में लड़की हो तो लड़की को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। ये प्रथा हमारे देश में पहले से ही चली आ रही है कि परिवार में जो पुत्र होता है वो प्रमुख और उत्तराधिकारी होता है। अब आगे चलते हैं। कुरु वंश, जैसे एक वंश था कुरु, और उसमें पांडव भी थे और कौरव भी थे, दोनों अलग अलग थे और आपस में इनमें लड़ाई भी हुई। इस प्रकार से भी होता था, जो अलग अलग चचेरे भाई बहन भी होते थे उनमें भी लड़ाई हो जाती थी। तो ऐसे ही कुरु एक वंश था और इस वंश में पांडव और कौरव अलग अलग थे और इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध जो कि 18 दिनों तक चला था, तब जा कर के इसमें कोई निर्णय हुआ था कि किसके पास सत्ता रहेगी। सत्ता के ऊपर भी इस समय झगड़ा होता था। जो विवाद होते थे भूमि और सत्ता को लेकर होते रहते थे। तो भूमि और सत्ता में पांडव और कौरव में दोनों में आपस में संघर्ष हुआ और जीत अंतर्गतवा पांडवों की हुई। पांडव जीत गए और इस जीत के बाद उत्तराधिकार के रूप में पितृवंशीय प्रमुख बड़े व्यक्ति को पितृवंशीय घोषित किया गया। और पितृवंशीय अर्थात पिता के बाद उनकी संपूर्ण चल अचल संपत्ति, सत्ता, भूमि, संपूर्ण अधिकार उस पुत्र का
होता है वो पितृवंशीय कहलाते हैं। प्रथा पुत्र न होने पर, यदि किसी का पुत्र ना हो या लड़की हो तो लड़की को सत्ता या उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। उनके ना होने पर भाई को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। भाई बाद में इस वंश की परंपरा को नियम अनुसार चलाता है। इसके बाद आता है विवाह के नियम। विवाह के नियम जैसे अंतर्विवाह पद्धति और बहिर्विवाह पद्धति। अंतर्विवाह पद्धति होती है जो गोत्र के अंदर कुल और जाति के अनुसार विवाह संपन्न हो, वो अंतःविवाह पद्धति कहलाती है। और बहिर्विवाह पद्धति जो गोत्र के बाहर विवाह संपन्न कराते हैं। ब्राह्मण लोगों में ये पद्धति प्रचलित थी। बहिर्विवाह पद्धति जो गोत्र के बाहर भी विवाह कर लेते थे, वे बहिर्विवाह पद्धति कहलाते थे। तो विवाह के दो नियम थे, एक अंतर्विवाह नियम, एक बहिर्विवाह पद्धति। दोनों पद्धति थी से कार्य होता था। तो ये जो पाठ था आज आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इसमें आज केवल इतना ही बताएंगे क्योंकि विवाह से संबंधित और गोत्र से संबंधित ये आगे बताएंगे। आज केवल इतना ही, फिलहाल इतना पढ़ेंगे और इसके बाद अपने आगे का भी पढ़ करके रखेंगे, जिससे कि जिस समय हम कल समझाएं तो वो आपकी समझ में अच्छी तरह आता रहे। इतिहास की पुस्तक आपने खरीद ली होगी और इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके बाद आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।